बच्चों, कैसी हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो देखो बेटा, oogenesis जो प्रोसेस होता है ना, ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। और ये फीमेल्स में कब स्टार्ट होता है? जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा वो बच्चे बोलेंगे कि मैम ये ना प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। नहीं बेटा, मैं आपको बताती हूँ कब स्टार्ट होता है। तो अभी एक बार आप यहाँ पे सोच कर देखिए कि अगर प्यूबर्टी भी नहीं होता तो कब होता है? चाइल्डहुड में? नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है ना बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। जब एक बच्ची, ठीक है, मदर की यूट्रस में होती है, तभी उसकी ओवरीज पे हवड़ा दवड़ी मच जाती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे पास में ना एक ओगोनिया नहीं, ओगोनियम प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर ना। पहले ओगोनियम प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में ओगोनियम होते हैं, ठीक है। And what happens is in the ovary that these oogonia जो हैं बेटा, ये मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं प्यूबर्टी आने से पहले, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले oogonia जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। oogonia मियोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स ओवम बनाने की तैयारियां करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर ओवम आ जाएगा बेटा, ओवल्यूशन हो जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बचपन से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी दैट गर्ल इज टू स्मॉल टू हैंडल ऑल दोस थिंग्स ना। अभी द गर्ल इज नॉट दैट मैच्योर दैट शी कैन हैंडल ऑल ऑफ दैट स्टफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसके लिए तब जो है मियोसिस जो है वो स्टार्ट तो हो जाती है, बट प्रोफेज 1 तक आते आते उसे रोक दिया जाता है, थम दिया जाता है, और उसे बोला जाता है अरे तू अभी मत कर, दिक्कत हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, जस्ट स्टॉप योर मियोसिस राइट नाउ। वो अपनी मियोसिस को रोक देती है। बट अब हम इसे oogonia नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे इसे प्राइमरी oocyte। अब वो मियोसिस रोक दिया उसने, अब कहता अब मैं क्या करूं, समझने के लिए। तो वो बैठा है, अब कहता मेरा नाम भी बदल दिया तुम लोगों ने, क्योंकि मैं मियोसिस कर बैठी हूँ, अब मेरा नाम oogonia नहीं है, मेरा नाम प्राइमरी oocyte है। हमने बोला हाँ यार, गलती तो तूने की है, समझने के लिए, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना। अब कहते चलो मैं कुछ कर ही लेता हूँ, फिर वेली बैठी हूँ क्या ही करूँ। तो उसने कहा चलो मैं ना अपने आसपास ना एक पतली सी लेयर बना देती हूँ, इससे मैं थोड़ी सी ना मेरे को ठंड से मैं बची रहूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लगे, मेरे आसपास एक कपड़े से बना दो अच्छे से। तो उसने अपने आसपास ना ग्रैन्युलोसा सेल की एक सिंगल सी लेयर बना ली हुई है। जब वो बच्ची होती है ना बेटा, उसके पास में 4 मिलियन oogonia थे, और उन 4 मिलियन oogonia ने 4 मिलियन प्राइमरी oocytes बनाए थे। एंड 4 मिलियन प्राइमरी oocytes के अराउंड अब एक ग्रैन्युलोसा की एक सिंगल लेयर बन रही है, ठीक है। जब वो सिंगल लेयर बन जाती है ग्रैन्युलोसा सेल की, तो अब हम उसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब देखो, अभी वो बच्ची का जन्म हो चुका है, अब बच्ची खेलेगी कूदेगी मजे लेगी, खेलेगी कूदेगी मजे लेगी, एंड नाउ उसका 12th बर्थडे आ जाता है। अब 12th बर्थडे की 1 or 2 months later दैट डे when the girl gets 12, उसके 1-2 महीने के बाद में उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए oogenesis पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो once she is 12, I'm not saying perfectly 12, कईयों में it is 13, कईयों में it's 14, कईयों में it's even later than that, कईयों में it's 10, 11, so it depends from person to person, है ना। किसी का फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कि कब oogenesis स्टार्ट होगी। जब oogenesis स्टार्ट होगी तो तब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो अब हुआ क्या है, इन 12-13 सालों में क्या हुआ है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 4 मिलियन oogonia थे, बट अब उसके पास में सिर्फ 60,000 से 80,000 बचे हैं। मतलब बहुत सारे जो हैं वो डीजनरेट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन दिस 12-13 ईयर्स, बहुत सारे जो हैं वो डीजनरेट हो चुके हैं। हमने बोला ठीक है जी। अब हुआ क्या है, अब बजी है घंटी, अब क्या हुआ है,
हाइपोथैलेमस ने निकाला है ठक 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 जीएनआरएच। जीएनआरएच गया भागा भागा पिट्यूटरी के पास में, बोलता है पिट्यूटरी 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 पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी बोलते भाई क्या हुआ जीएनआरएच, प्यूबर्टी आ गई क्या? जीएनआरएच बोलता है यस, नाउ यू हैव टू रिलीज LH एंड FSH। तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी विल गो मीन्स इट विल रिलीज इनटू द ब्लड, इट विल रिलीज FSH एंड LH। अभी LH का कोई काम नहीं है और LH का अमाउंट भी कम रहता है इनिशियली, साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझ में आ जाएगा। तो FSH रन्स टुवर्ड्स द ब्लड के थ्रू होता हुआ इट रीचेस टू द फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। उस प्राइमरी फॉलिकल को बोलता है उठ 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 उठ, तेरे को 13 साल हो गए हैं सोए हुए को, उठ उठ उठ, तेरा टाइम आ गया है। तो प्राइमरी फॉलिकल अपने नींद से उठता है, अपने आसपास देखते हैं मेरे भाई बहन कहाँ हैं, मेरे 4 मिलियन भाई बहन थे, मेरे तो 60-80,000 ही रह गए हैं, मेरे फेवरेट भाई बहन तो मर गए, मैं नहीं काम कर रहा। तो FSH बोलता है यार प्लीज़ यार उन सबको छोड़, ये भी तेरे भाई बहन ही है, तू काम कर अपना जाके। कहता चलो ठीक है मैं करता हूँ काम, छोड़ो इन सब बातों को, है ना। तो वो अभी कहता है अभी क्या करना है, पूछता है FSH से। FSH बोलता है तुझे नहीं पता क्या करना है? कहते नहीं मुझे पता है, सॉरी मैं भूल गया था, अभी याद आ गया। हाँ, तो अभी वो क्या करने लगता है, अपने अंदर की जो मियोसिस होती है ना, जो वो प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस एक पॉइंट पे आके रुक गई थी ना, मियोसिस अरेस्ट हो गई थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोफेज 1 पे, अब प्रोफेज है ना, तो अब मेटाफेज 1 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस का मेटाफेज 1 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली उसकी जो मियोसिस अरेस्ट हुई थी वो स्टार्ट होने लगती है। अब उसके साथ साथ में क्या होता है बेटा, उसके साथ साथ में क्या होता है, उसके आसपास एक ग्रैन्युलोसा की लेयर आ जाती है। एक पहले से थी, मतलब कि अब 2-4 लेयर्स उसके ऊपर और आ गई हैं। ठीक है, अब सारे सेल्स पे नहीं आई है, अब सिर्फ उसी एक सेल पे आई है, एक सेल पे आई है जिसने आगे जाके ओवम बनाना है। अब सिर्फ एक सेल है, मतलब होते तो 2-3 है बट एक ही आगे बढ़ता है, बाकी 2-3 जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं वो रास्ते में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझाऊंगी। तो अब वो उसके आसपास ग्रैन्युलोसा सेल बन रही है, अंदर मियोसिस चलती जा रही है 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 चलती जा रही है। अब हो क्या रहा है बेटा, ये ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर बनने के बाद में ना इसके आसपास एक थीका की लेयर बन रही है, वो भी एक तरह की लेयर ही है, उसे बट थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अब बोलेंगे नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द थीका लेयर, मियोसिस अंदर चल रही है, अब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, जब ग्रैन्युलोसा के सेल्स की लेयर बन जाती है एंड जब ये थीका की लेयर बन जाती है तो हम इसे अब प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब क्या होगा, मियोसिस जो थी वो चले जा रही है, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल के, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है, अब इस सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होने लगेगा, ये जो थीका है, मियोसिस चल रही है अंदर, ये जो थीका है उसके आसपास जो बना था वो अपने आप को डिवाइड करेगा और 2 लेयर्स बना लेगा, एक हमारा होगा थीका एक्सटर्ना, एक हमारा होगा थीका इंटरना। सो थीका की हमारे पास में 2 लेयर्स जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या होगा, जो अंदर हमारे पास में प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है, मतलब बेसिकली जो भी सामान है, मतलब प्राइमरी, बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि थीका के अंदर जो भी है, थीका के अंदर क्या है, एक तो हमारे पास में प्राइमरी oocyte है एंड ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है ना। तो थीका के अंदर ना एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, एंड बाय द टाइम ये एंट्रम बनता है और थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड होती है, तब तक प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, इसलिए अब हम इसे प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे बल्कि सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद में अब हम प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसे सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। अब देखो, आपको पता है कि मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनते हैं, तो आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो सिर्फ एक ही बात ही करी है और उसको सेकेंडरी oocyte बोल दिया है। बेटा साथ में एक छोटा सा और सेल बनता है, पोलर बॉडी उसे बोल देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। मैम सेकेंड कब बनती है, सेकेंड बेटा तब बनती है जिस केस में स्पर्म आ जाता है ना बॉडी के अंदर और फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, तब होती है सेकेंड पोलर बॉडी। अगर देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इट्स विदाउट प्रेगनेंसी ओनली ना,
अगर जैसे किसी के 2 बेबीज़ हैं, है ना, आजकल सबके 2 ही होते हैं, 3 बहुत कम होते हैं, या 1 होता है, 2 होता है, मोस्टली इट्स 2। तो इसका मतलब क्या है कि उस मदर की बॉडी में जिनके वो बच्चे हैं, 2 बारी फर्टिलाइजेशन हुई, 2 बारी स्पर्म एंड ओवम का इंट्रैक्शन हुआ, एंड फिर 2 बारी जो है सेकेंड पोलर बॉडी बनी। ये जो पोलर बॉडीज होती हैं बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, एंड दे गेट डिस्कार्टेड, खत्म हो जाते हैं ये, ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte है, बिकॉज that is what we call it as a perfect tertiary follicle। जब तक मतलब by the time this fluid filled cavity is formed and theca divides into externa and interna, तब तक meiosis complete हो जाती है। तो now we call it, जब तक ये एंट्रम बन नहीं जाता या थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो नहीं जाती है, तब तक हम उस फॉलिकल को टर्शरी फॉलिकल नहीं बोल सकते हैं। वंस दे हैव फॉर्म्ड, उतने टाइम पीरियड में meiosis भी कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक टर्शरी फॉलिकल बनती है तब तक वो प्राइमरी oocyte नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ठीक है जी। ये भी सिंपल है, आ गया जी समझ में, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। अब ये टर्शरी फॉलिकल क्या करता है बच्चे, ये अपने फॉलिकल के साइज को और एंट्रम के साइज को बड़ा करता है। एंट्रम याद है क्या था, फ्लूइड फिल कैविटी थी, उन सबके साइज को बड़ा करता है। जो अंदर देखो एक और बात है, जैसी meiosis 1 कंप्लीट हुई उसी टाइम पर meiosis 2 जो है वो स्टार्ट हो गई थी, बट अभी हम उसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। हाँ, तो अभी जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनने की तैयारियां चल रही हैं तो meiosis 2 जो है वो चालू है, meiosis 2 जो है वो चालू है। अभी उस दौरान हो क्या रहा है, वो meiosis 2 कर रही है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड जो है हमारे पास में एक ज़ोना पैलुसिडा की लेयर आ जाती है, फॉलिकल एंड एंट्रम का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। एंड सेकेंडरी oocyte जो है वो meiosis कर रही थी, बट जब तक ये फॉलिकल एंड एंट्रम बन जाता है एंड जब तक ये ज़ोना पैलुसिडा बन जाती है, तो तभी क्या होता है कि meiosis 2 को अरेस्ट कर दिया जाता है मेटाफेज 2 पर। अब ऐसे मत समझना कि एग्जैक्टली जब फॉलिकल एंड एंट्रम का साइज बड़ा हो जाएगा एंड ज़ोना पैलुसिडा का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी हम उसे बोलेंगे कि यार नाउ दिस इज meiosis को हमें अरेस्ट करवाना है मेटाफेज 2 में। दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। मीन्स आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। मे बी इट्स अरेस्टेड बिफोर दी ज़ोना पैलुसिडा इज फॉर्म, बट बाय द टाइम दिस टर्शरी फॉलिकल और यू कुड से ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म, मतलब जब तक ये ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होती है तब तक जो meiosis है वो मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो चुकी होती है। एंड अभी वो सेकेंडरी oocyte ही है, क्योंकि meiosis कंप्लीट नहीं हुई ना। अगर meiosis कंप्लीट हुई होती तो हम इसे कुछ और नाम देते, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल्स में आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है, एंड टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपको सेकेंडरी oocyte जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब तक टर्शरी फॉलिकल बनी थी तब तक meiosis 1 कंप्लीट हो गई थी एंड देन meiosis 2 भी स्टार्ट हो गई थी, बट ग्राफियन फॉलिकल के बनते बनते उस फॉलिकल के अंदर जब मेटाफेज 2 आती है तो वहां पर उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocyte ही रहता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ये प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले जो है वो प्रोसेसिंग होती है। अब ये ओवम जो है वो अभी बन चुका है तो ये रिलीज हो जाता है। कैसे रिलीज होता है, फॉलिकल्स में से ये जो सेकेंडरी oocyte है इसे एनसीईआरटी ओवम भी बोल दे रही है, ये बाहर को रिलीज हो जाता है, ये बाहर को रिलीज हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वेट फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट अभी समझो कि वो रिलीज हो जाता है, एम्पुला में बैठ जाता है, 24 घंटे के लिए एम्पुला में रहता है और वेट करता है स्पर्म्स के आने का। एंड नाउ इमेजिन कि स्पर्म आ जाए, स्पर्म आ गया है, तो अभी होगा क्या, अभी ये होगा कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। मैम उसका क्या फायदा, बेटा आपको याद है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमने meiosis को मेटाफेज 2 पे अरेस्ट करवाया था। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स को स्पिंडल्स ने पकड़ा होता है पोल्स पे,
है ना। तो अभी होगा क्या कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिसजंक्शन को शुरू करवाएंगे। डिसजंक्शन मीन्स आधे क्रोमोसोम इधर आधे इधर, है ना। हम बेसिकली क्या करवाएंगे, डिसजंक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। किसको स्टार्ट करवाएंगे, डिसजंक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। किसको स्टार्ट करवाएंगे, डिसजंक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, मतलब एक क्रोमैटिड, एक हर क्रोमोसोम की 23 क्रोमोसोम्स होंगे ना, बिकॉज इट इज हैप्लॉइड। एक मियोसिस तो हो चुकी है ना, सेकंड मियोसिस में तो इट इज लाइक माइटोसिस ओनली, जिसमें वो 23 क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली हम उसे बोलते हैं डिसजंक्शन स्टार्ट हो जाना। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हमें पता चला या स्पर्म आ गया है, तो किस चीज की फॉर्मेशन करवाई जाती है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवाई जाती है। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता है, एंड जो क्रोमोसोम्स में से लाइक क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक आपको समझ में आया क्या। अभी क्या होता है बच्चे, स्पर्म जो है ना वो अंदर बैठा हुआ है, चुपचाप से बैठा हुआ है, ठीक है, एंड एनाफेज जो है वो होता है। एनाफेज होने के बाद में नाउ ओवम बनता है, बट एक्चुअल में एनसीईआरटी ने सेकेंडरी oocyte को ही ओवम बोल दिया है। बट एक्चुअल में जो ओवम है वो तभी बनता है जब मियोसिस 2 हो जाती है, और मियोसिस 2 तभी होती है जब किसी स्पर्म की एंट्री होती है, क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। एंड जस्ट सेकेंडरी oocyte होता है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है, मेटाफेज वाली स्टेज में ही खत्म हो जाता है अगर कोई स्पर्म बाहर से नहीं आता है। बट अभी हम वो कंडीशन ले रही हैं जिसमें स्पर्म आया है, एनाफेज हुआ है। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास में जो है ओवा बन गया है। एंड जब ओवा बन जाता है, जब ओवा बन जाता है, ठीक है, बेसिकली एक पोलर बॉडी बनी है, एक ओवा बना है, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब बनेगा। एंड ओवा का एक प्रॉपर, जब क्रोमोसोम अलग हो गए, पूरी प्रोसेसिंग हो गई, एनाफेज हो गया, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, सब प्रोसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारे प्रोसेसेस हो गए, सारे प्रोसेसेस हो गए। अब ओवम बन चुका है, स्पर्म का न्यूक्लियस बैठा है चुपचाप से, स्पर्म का न्यूक्लियस एकदम साइड पे बैठा, भाई तुम कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम करो अपना प्रोसेस, ठीक है, वेट कर रहा है वो। अब जैसे ही ओवम बन जाता है, वो जो स्पर्म का न्यूक्लियस पड़ा हुआ था वो जाकर ओवम के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर जाता है, एंड फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। बट मियोसिस 2 होने के बाद में वो फ्यूजन करता है, वो साइड पे बैठा रहता है चुपचाप से। समझ में आया आपको यहाँ तक, बहुत सिंपल था क्या। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है बच्चे, ओवरी के अंदर बनती है। कहाँ बनती है, ओवरी के अंदर बनती है। कहाँ पर बनती है, टर्शरी फॉलिकल में बनती है, बिकॉज टर्शरी फॉलिकल में ही क्या हुआ, मियोसिस जो है 1 जो खत्म हुई थी, तो वहीं पर ही पोलर बॉडी बनी थी। सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ पर बनती है बच्चे, वो तब बनती है जब मियोसिस हो जाती है 2 वाली, जब फर्टिलाइजेशन होती है, वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले हिस्से में बनती है, ठीक है। और सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो स्पर्म की एंट्री के बाद, क्योंकि जब स्पर्म आएगा तभी एनाफेज स्टार्ट होगा, एंड एनाफेज स्टार्ट होने के बाद में पोलर बॉडी बनेगी। बट फर्टिलाइजेशन जो है वो जब ओवम और पोलर बॉडी सेपरेट हो जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। सो जो सेकंड पोलर बॉडी है वो स्पर्म के आने के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है, ठीक है, एंड फिर वो डिस्कार्ड हो जाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिस्कार्ड हो जाती है एंड सेकेंड पोलर बॉडी भी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये था हमारा oogenesis। अभी हम मूव करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। जिनके पास में नोट्स हैं वो नोट्स पढ़िए, जिनके पास में एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपने इसको शिद्दत से सुना होगा तो आपको सब चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आप इसे एक बारी और सुनिए, है ना, 1-2 बारी और सुनिए, छोटी सी है, एक बारी आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए। अगर आपको ये भी फास्ट लग रहा है तो इससे भी थोड़ी कम स्पीड करके देखिए, स्पीड की ऑप्शन तो आपके पास में रहती है। फिर आप इसको जब दूसरी तीसरी बार सुन रहे हो तो आप इसको 2x पे करके देखिए, 1.5x पे करके देखिए, ठीक है। चलिए, आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आप समझते हैं आपको किस तरह से मैनेज करना है। अभी हम मूव ऑन कर जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। टेक 5 minutes, pause the video, read menstrual cycle at least from the NCERT. This is what I request you. Pause the video, please, please, please. चलिए, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, राइट।
ठीक है। देखो बच्चे, आपको लगता है रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होता है, बट ऐसा नहीं होता, मंकीज एंड एग्स में भी होता है। अगर हम ओवरी के हिसाब से देखें तो हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है फॉलिकुलर फेज, फिर होता है ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के बाद होता है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती है, सेकेंडरी टर्शरी में चेंज होती है, फिर टर्शरी ग्राफियन में होती है। ओवल्यूशन में क्या होता है, उस ग्राफियन से जो सेकेंडरी oocyte है बाहर आ जाता है। ये 14th डे पे आता है, कईयों में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बट हम एक आइडियल केस लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज वो कब होता है, 15 to 28 के अराउंड होता है, ठीक है, ओके। एंड अगर हम यूट्रस के हिसाब से देखें तो वहां पर देखो, आप देख रहे हो ओवरी में 1 to 5 डेज के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा, शांति है वहां पर। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है यूट्रस के थ्रू, ठीक है। फिर जब 1 to 5 डेज एंड देन 6 to 14 डेज पॉलीफरेटिव फेज चल रहा है। पॉलीफरेटिव फेज मतलब हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि अभी इम्प्लांटेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हर महीने इम्प्लांटेशन की तैयारी की जाती है। जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम 13 ईयर्स ऑफ एज, 13 ईयर्स ऑफ एज की जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12-13 ईयर्स में हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि दैट गर्ल कैन बियर द बेबी। बट 18 ईयर्स क्यों है फिर? बिकॉज यू नो अभी वो गर्ल उतनी मैच्योर नहीं है कि वो एक फैमिली मैनेज कर सके, अपना खुद का बच्चा वो है उसको संभाल सके, पाल सके। अभी उसको खुद की लाइफ बनानी है ना। मे बी अभी देखो, अभी वो खुद छोटी है ना, खुद छोटी है एक्चुअली, एंड उसकी बॉडी उतना इनफ नहीं है उस पेन को कॉम्पनसेट करने के लिए, उस चीज़ को संभालने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए जो आइडियल एज है दैट इज आफ्टर 18, बट आजकल इट्स नॉट आफ्टर 18, ये सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग है आफ्टर 18। एक्चुअल में इट इज, आजकल जो लोग होते हैं आफ्टर 30s, यू नो do plan their babies. Okay, so that is basically fertilization उनकी तब हो रही है आफ्टर 30s। आइडियली देखें तो इट्स आफ्टर 26, नॉट बिफोर दैट, ओके या। तो हो क्या रहा है, 1 to 5 डेज में यूट्रस में इट्स मेंस्ट्रुअल फेज, 6 to 14 डेज में इट इज पॉलीफरेटिव फेज। पॉलीफरेटिव फेज में क्या होता है बच्चे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन बना रहा है जी? आप खुद सोचो, ओवरी में से आ रहा है एस्ट्रोजन और 6 to 14 डेज में आ रहा है एस्ट्रोजन। तो ओवरी में 6 to 14 डेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बना रही हैं, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाती हैं, एंड उसी दौरान में नीचे पॉलीफरेटिव फेज चल रहा होता है। मीन्स आपको समझाती हूँ अभी क्या होता है। एंड फिर उसके बाद में जब ओवल्यूशन हो जाता है तो सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। सेक्रेटरी फेज मतलब बेसिकली अब होता क्या है कि जब हमारे पास में वो बन जाता है, हमारे पास में ओवम बन जाता है, तो उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम 2 चीज़ें सिक्रेट करता है, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन थोड़ा कम मात्रा में होता है, प्रोजेस्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है। फॉलिकल्स क्या कर रही थी, ओनली एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन, बट प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा होता है। और ये कब होता है, जब ओवल्यूशन हो जाती है। तो जैसे ही ओवल्यूशन हो जाती है वैसे ही अब प्रोलिफरेटिव फेज नहीं, अब सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो मोर थिक होने लगती है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स बनने लगते हैं, एंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी जो है वो बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स। फटाफट से इसको रिवाइज करो मन में। तो ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर। चलो एक बारी और ही बता देते हैं, आराम से ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। जैसे कि हम पहले ओवरी और यूट्रस को अब साथ साथ लेते हुए चलते हैं। 1 to 5 डेज में यूट्रस में ओवरीज का चल रहा है, बट यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, बेसिकली थ्रू वजाइना ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। बट ओवरीज में कुछ नहीं हो रहा, ओवरी शांत बैठी है। 5 डेज का इनका रिलैक्सेशन पीरियड है। हर महीने में 5 दिन ये रिलैक्स करती है, सो जाते हैं आराम से, मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, देखो पूरा पार्टी, यू नो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, फॉलिकुलर फेज फिर स्टार्ट हो जाता है एज सुन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट्स ओवर। यू नो इट्स नॉट दैट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 5 डेज का ही होगा, इट कैन बी ऑफ 2 days, 3 days, 4 days,
1 डे, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 5 days, हो सकता है स्टार्टिंग में इट्स 5 days, देन इट्स विद द एज द एज प्रोसीड्स तो इट कम्स डाउन टू 3 days। तो ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती है। एंड जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक पीसीओडी लाइक प्रॉब्लम्स, तो उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है ना। और कई बार कुछ महीने तक होता ही नहीं, और कभी कभी क्या होता है लाइक बहुत कम 1 month के बाद होना चाहिए ना आइडियली, बट उनमें 1 month के बाद नहीं होगा, तो दैट इज बेसिकली पीसीओडी। ठीक है, एंड उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट वो अपने को नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पे स्टिक करते हैं। तो 6 to 13 days में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज चल रहा है, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल इज चेंजिंग इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इज चेंजिंग इनटू टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल इज चेंजिंग इनटू ग्राफियन फॉलिकल, एंड मीनवाइल these follicles are secreting estrogen which are helping the uterus। जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना यूट्रस में, लास्ट सेशन में पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, देखा नहीं तुमने? बड़े खराब बच्चे हो यार तुम लोग, देखिए क्यों नहीं यार, डायरेक्ट टपक पढ़ते हो तुम जेनेसिस पे। फीमेल के बारे में पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, यू आर वेरी सुपर इंटेलिजेंट। डिड यू गेट ड्रीम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच सम ऑसम टीचर ऑफ द वर्ल्ड केम एंड taught you the entire female reproductive system and it's entirely in your brain? If it would have been, then you won't be asking me, ma'am, what is endometrium? है ना, I've already taught it in the last session, right? तो एंडोमेट्रियम में क्या होगा, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, उनकी लेयर्स बनने लगेंगी, ताकि बच्चे को एक कंफर्ट सा मिले, उसको न्यूट्रिशन देना है ना, या तो कंफर्ट सा मिले बच्चे को इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बनता जा रहा है, प्रोलिफरेशन होती जा रही है 6 से लेकर 14 days तक मान लो, क्योंकि उधर ओवल्यूशन हो रही है तो इधर आराम से प्रोलिफरेशन ही चलती रहती है। अब क्या होता है, अब ओवल्यूशन करवाता कौन है? पहली बात तो पहला सवाल तो यही बनता है, एलएच करवाता है। एलएच कहाँ से आता है? पिट्यूटरी से आता है। एलएच आया, ओवल्यूशन करवाया, अब क्या बचा पीछे? ग्राफियन फॉलिकल खाली। ओ माय गॉड, अब हम इसे ग्राफियन फॉलिकल नहीं बोल सकते, तो अब क्या बोलोगे? कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है एलएच, कर रहा है मेंटेन, 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 28 days, 15 to 28 days के बीच में कर रहा है। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम भी ना मजे से ना यूट्रस को तैयार कर रहा है, भाई बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, एंड तो उसमें ग्लैंड्स बनवा रहा है, ब्लड वेसल्स बनवा रहा है, ब्लड वेसल्स बनवा रहा है, ध्यान रखना, ब्लड वेसल्स बना रहा है। ब्लड वेसल्स क्यों बनानी है? ताकि वहाँ पे जब इम्प्लांटेशन हो तो उस बच्चे को, बच्चा नहीं, बच्चा तो बनेगा बच्चा तो बनेगा ना, बट जो भी है, क्या है, ब्लास्टुला मरुला सब पढ़ेंगे भी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। एम्ब्रियो तो बाद में बनता है ना, छोटी छोटी स्टेजेस होती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। ब्लड वेसल्स बना रहा है, मेरा बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बट बच्चा तो यूजुअली आता ही नहीं है। और फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम उदास हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, एंड फिर एलएच का अमाउंट कम होने लगता है, कम होने लगता है। और एलएच जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था, अब क्योंकि एलएच का लेवल कम हो गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी खत्म हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा, एंड उसकी डेड बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकन, और वो कुछ टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, वो भी रिलीज होना बंद हो गया। तो बॉडी इज लाइक, ओ माय गॉड, दिस टाइम आल्सो बेबी डिडंट कम। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मींस जो ब्लड वेसल्स बनी थी उनको शेड भी तो होना है, नहीं अगले महीने तक चला लो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तुम कल का खाना आज नहीं खाते हो, तुम कह रहे हो कि अगर इस मंथ बेबी नहीं आया तो अगले मंथ के लिए बचा लो। वाओ, ऐसा होता है क्या? उस ब्लड को शेड करना होगा, नेक्स्ट मंथ फिर से प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फिर से ब्लड वेसल्स बनती हैं, फिर से अगर बेबी आ जाए ठीक है, नहीं आए तो मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चे? मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, मैंने आपको अभी बताया, कॉर्पस ल्यूटियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जो वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बन रहे थे वो कम हो जाते हैं, एंड यही तो जो है मेन कारण थे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। यही अगर खत्म हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक हो जाएगी, एंड देन व्हाट विल हैपन? ब्लड लॉस विल हैपन, एंड कुछ लोकल हार्मोन रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, उससे क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एंड उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होती है, पेन होती है। फर्स्ट डे पे पेन जो है वो इंटेंस होती है, सबको पेन फील नहीं होती है, कईयों को होती है,
कहीं वो कभी कभी होती है, किसी मंथ हो गई, किसी मंथ नहीं हुई, तो बट पेन होती है कभी ना कभी, देखिए। एंड वो पेन बहुत हार्श भी होती है, कभी कभी अनबियरेबल भी होती है कभी कभी, है ना, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। ओके, उसके बाद में देखो बेटा, अब मेंस्ट्रुअल फेज हो चुका है, अभी दोबारा एक नया साइकिल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैज स्टार्टेड इन द यूट्रस, फॉलिकुलर फेज चलने स्टार्ट हो गए हैं, 6 से लेकर 13 डेज तक चलेंगे। एंड उसके साथ साथ में यूट्रस के अंदर पॉलिफरेशन चल रही है, किसकी, एंडोमेट्रियम की, मैंने आपको अभी समझाया। तो फॉलिकल की डेवलपमेंट को, मीन्स प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी टू ग्राफियन, इनको स्टिम्युलेट कौन कर रहा है, एफएसएच। एफएसएच कहाँ से आया है, पिट्यूटरी से आया है। पिट्यूटरी ने कैसे रिलीज किया, क्योंकि उसको हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिग्नल आया था। अब ये जो फॉलिकल्स होती हैं, ये एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही होती हैं, एंड वो एस्ट्रोजन जो है वो प्रोलिफरेशन कराने में मदद करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ओवल्यूशन का दिन आ गया है, 14th डे आ गया। अब होता क्या है नेचर में, एलएच का सर्च और एफएसएच का पीक होता है। इसका क्या मतलब हुआ, एलएच की अमाउंट भी बढ़ती है, एफएसएच की अमाउंट भी बढ़ती है, बट एलएच की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। एफएसएच उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना एलएच बढ़ता है, एंड वो एलएच जाके ओवल्यूशन करवा देता है। ओवल्यूशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला भी वही एलएच है जिसने ओवल्यूशन करवाया। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की लेयर्स को हाईली वैस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर बना रहा है। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, उनकी फर्दर थिकनिंग कर रहा है, ठीक है जी, हाँ जी। एंड इसी दौरान क्या हो रहा है, ताकि अगला साइकिल स्टार्ट ना हो जाए, ये इनहिबिन भी सिक्रीट करता है ताकि ऊपर से जीएनआरएच कहीं दोबारा ना आ जाए। मतलब एक बार साइकिल खत्म होने दो, फिर अगली फॉलिकल्स बनाना, अभी मत बनाओ फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा ल्यूटियल फेज, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, जिस दिन कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फील होता है, मतलब एकदम से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आ जाता है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा राइज हो जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डेज, ठीक है, हाँ जी। प्रोजेस्टेरॉन जो है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर। अब जैसे ही सिक्रीटरी फेज खत्म हो जाता है, एलएच की अमाउंट कम हो जाती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुई है, चलो पहले देखो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, जो कि नॉर्मल केसेस में होती ही नहीं है, बहुत कम होती है ना, बहुत कम चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन होगी, तो अब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, एंड कॉर्पस अल्बाइकल बन जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं बचा है, एस्ट्रोजन भी नहीं बचा है, और यही दो हार्मोन्स जो थे वही तो मेंटेन कर रहे थे एंडोमेट्रियम को, यही नहीं बचेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो देखो, अब आप मेरी बात करो, मेरे साथ बात करो आप, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इसका मतलब, अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन होना था तो वो 14th डे पे हो जाना था, वो 15 डे तक अगर नहीं हुआ तो उससे पहले ही वो मर चुका है वो। बट कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं पता है ना, वो पहले चेक नहीं कर सकता, वो करता रहता 15 दिन एक्स्ट्रा करता रहता है, उसे पता ही नहीं है, पता नहीं फर्टिलाइजेशन होगी भी या नहीं होगी, बट वो फिर भी मतलब उसे ये भी नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुई है नहीं हुई है, बट वो फिर भी करे जा रहा है। उसे नहीं पता, वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता कि क्या मैं आगे जाके बच भी पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, मतलब उसे नहीं पता है कि उधर पीछे ओवम की फर्टिलाइजेशन हुई भी है या नहीं हुई है। अगर उसे ऐसा पता चल जाता कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ओवम तो मर चुका है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इधर एंडोमेट्रियम बना भी दूंगा तो क्या फ़ायदा, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये तो जाने वाली है। जैसे आप भी पढ़ते जा रहे हो, पता थोड़ी एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, बट अगर आप पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा, एग्ज़ाम क्लियर होना हो किसी भी तरह से फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना तुम लोग कभी भी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा। अब क्या कॉर्पस एलएच क्या बारी बारी आता रहेगा ना, इतना पिट्यूटरी काम नहीं कर सकता, हम नहीं कुछ और जुगाड़ लगा लो, हम नहीं एलएच बना रहे, खुद से कर लो जो करना है, हम जा रहे हैं, हमें और बहुत काम है बॉडी में, तुम्हारा ही नहीं है सिर्फ काम, कहते चल ठीक है तू जा, हम खुद देख लेंगे। तो कैसे करेगा ये, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है ना तो प्लेसेंटा बनता है, और जब प्लेसेंटा बनता है ना तो प्लेसेंटा HCG बनाता है, एंड HCG जो है ना वो एलएच के जैसा ही होता है,
तो जैसे एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करा था ना, वैसे ही एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की सिक्रेशन होती जाती है, ग्लैंड्स बनते रहते हैं, वास्कुलरिटी बढ़ती रहती है, और उस प्लेसेंटा के साथ में जो अटैच्ड है उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है एंड बढ़िया एम्ब्रियो बन जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया? खत्म हो गया। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक बार एक स्टोरी की फॉर्म में बता देती हूँ, ध्यान से सुनना जरा। At the end of luteal phase, LH level goes down. Corpus luteum degenerates. No progesterone, menstrual cycle. No progesterone will lead to menstrual cycle. Now, during the menstrual cycle, LH and FSH level slowly rises. And by the time menstrual cycle gets over, the amount of FSH is enough to stimulate the primary follicles. But there is no progesterone as such. There is no progesterone as such, because for that we need corpus luteum, which is not yet formed. So endometrium. So now what will happen? Listen. After this menstrual cycle is over, these follicles will start converting from primary to secondary to tertiary. अब FSH का लेवल जो है वो इंक्रीज होए जा रहा है. Now what will happen? These primary, secondary and tertiary, all these follicles are capable of releasing estrogen and also inhibin. They release two things. Follicles, they release two things. One is estrogen and one is inhibin. Estrogen is responsible for proliferation in uterus, and inhibin is responsible for inhibiting the pituitary from releasing FSH. Because अगर pituitary will continuously release FSH, then at one time 10 to 15 to 30 to 40 ovules will be formed, which we don't want. तो हम pituitary से कहते हैं तुम बारी बारी FSH मत दो और फॉलिकल्स को मत बनाओ, ठीक है। तो जब तक तो ये फॉलिकल्स प्रेजेंट है, कब तक प्रेजेंट है? जब तक ओवल्यूशन नहीं हो जाता, 13th डे तक है, तब तक ये फॉलिकल्स इनहिबिन को प्रोड्यूस करती हैं एंड एफएसएच को रोकती हैं। बट देखो साइकिल तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम अभी है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी एक ओवम है। तो हम नहीं कहते, हम कहते कि भाई अभी दूसरा ओवम मत बना, फॉलिकल्स खत्म हो गए हैं बट ओवम अभी भी है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो भी इनहिबिन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। पहले एफएसएच एंड एलएच बढ़ा, अब एफएसएच का लेवल जो है वो घटा, ठीक है। जब फॉलिकल्स डोमिनेट हो जाती हैं तो एफएसएच का लेवल जो है वो घट जाता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इनहिबिन जो है वो हो जाता है। और जो डोमिनेंट फॉलिकल होती है वही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही होती है। अब 13th डे पे क्या होता है बेटा, एकदम से एलएच का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच का भी बढ़ता है बट एलएच का ज़्यादा बढ़ता है। एंड इस बढ़े हुए लेवल के अंडर क्या होता है, ओवल्यूशन हो जाता है एंड उससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स के रिमेन्स हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन तो सिक्रीट करेगा ही करेगा, साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी करेगा, बट प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ज़्यादा करेगा बिकॉज एस्ट्रोजन तो पहले से ही बहुत है। इनहिबिन भी सिक्रिएट करेगा ताकि एफएसएच की सिक्रेशन ना हो। अब क्या होगा, एलएच का लेवल घटने लगेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बाइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मर गया, मतलब प्रोजेस्टेरॉन 0, मतलब एंडोमेट्रियम का कोई सपोर्ट खत्म, मतलब एंडोमेट्रियम शेड्स अवे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, ठीक है। एंड क्योंकि अब कोई हमारे पास में इनहिबिन नहीं है तो अब जीएनआरएच बनता है, एफएसएच बनता है, बट उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है तब तक एफएसएच का लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि अब वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। हाँ जी, हो गया। अब यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अभी ना नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे
और फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है हमने कवर कर लिया है, सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 2 या 3 पेज बचे हैं, बट अपने को ढंग से पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, ऑडियो आपके पास में बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। Without tension, have a good day, and if you wanna sleep, then have a good night. Bye bye.